क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान जिसे समाज की सबसे निचली पायदान पर धकेल दिया गया हो, जिसे पानी पीने तक का अधिकार न हो, जिसे स्कूल में बाकी बच्चों के साथ बैठने की इजाजत न हो, वो इंसान कैसे अपनी लगन, मेहनत और ज्ञान की शक्ति से एक पूरे देश का भाग्य विधाता बन सकता है? कैसे वो करोड़ों लोगों की आवाज बन सकता है और एक ऐसे ग्रंथ की रचना कर सकता है जो आज भी हमारे देश की आत्मा है? आज की हमारी ये ऑडियो बुक एक ऐसे ही महापुरुष की कहानी है। ये कहानी है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की, जिन्हें हम सब प्यार और सम्मान से बाबा साहेब कहते हैं। ये सिर्फ एक जीवनी नहीं है, ये एक संघर्ष की गाथा है, अपमान के घूंट पीकर अमृत जैसे विचार पैदा करने की कहानी है, और ये उस अटूट विश्वास की कहानी है कि ज्ञान ही सबसे अहम शक्ति है। दोस्तों, ये ऑडियो बुक काफी लंबी होने वाली है, क्योंकि बाबा साहेब का जीवन और उनके विचार किसी सागर से कम नहीं है। इसलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पहले ही कहीं शेयर कर लें या सेव कर लें, ताकि आप इसे अपनी सहूलियत के हिसाब से छोटे छोटे अंतराल लेकर आराम से सुन सकें और बाबा साहेब के जीवन के हर पहलू को गहराई से समझ सकें। तो चलिए साथ मिलकर शुरू करते हैं ये सफर और जानते हैं उस भीम की कहानी जो आगे चलकर भारत का भाग्य विधाता बना। अध्याय नंबर 1, अंधेरे में एक चिंगारी। एक ऐसी शुरुआत जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। कल्पना कीजिए एक छोटे से बच्चे की, जिसकी आंखों में सपने तो हैं, लेकिन उसके चारों ओर समाज ने एक अदृश्य दीवार बना दी है। ये कहानी शुरू होती है 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू शहर में, जो उस समय एक फौजी छावनी हुआ करती थी। यहीं रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई के घर उनकी 14वीं और आखिरी संतान ने जन्म लिया। नाम रखा गया भीमराव। उनका परिवार महार जाति से था, जिसे उस समय की सामाजिक व्यवस्था में अछूत माना जाता था। ये एक ऐसा दंश था जिसे भीमराव को अपने जन्म के साथ ही सहना होता था। उनके पिता रामजी सकपाल ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार थे। फौज में होने की वजह से उन्हें और उनके बच्चों को कुछ कुछ अध्ययन करने का मौका मिल गया, जो उस दौर में उनके समुदाय के लाखों लोगों के लिए एक सपने जैसा था। पिता ने हमेशा अपने बच्चों को अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया। वो जानते थे कि अगर इस सामाजिक दलदल से बाहर निकलने का कोई रास्ता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के गलियारों से होकर गुजरता है। भीमराव का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। खेल कूद से ज्यादा उनका सामना उन सवालों से होता था जिनका जवाब किसी के पास नहीं था। मैं दूसरों से अलग क्यों हूं? मुझे बाकी बच्चों के साथ बैठने क्यों नहीं दिया जाता? मैं उस मटके से पानी क्यों नहीं पी सकता जिससे सब पीते हैं? ये सवाल उनके बाल मन पर हैमर की तरह चोट करते थे। स्कूल में उनका दाखिला तो हो गया, लेकिन यह भी किसी चुनौती से कम नहीं था। उन्हें क्लास के अंदर बाकी बच्चों के साथ बैठने की इजाजत नहीं थी। उन्हें दरवाजे के पास एक अलग बोरी पर बैठना होता था, जिसे भी उन्हें खुद ही घर से लाना और ले जाना होता था। सोचकर देखिए, वो ज्ञान का मंदिर जहां सब बराबर होने चाहिए, वहीं पर उन्हें हर पल ये एहसास दिलाया जाता था कि वो बराबर नहीं है। शिक्षक उन पर ध्यान नहीं देते थे। कोई उनकी कॉपी किताब को छूता नहीं था। भय था कि कहीं वो अपवित्र न हो जाए। प्यास लगने पर वो स्कूल के नल या मटके से खुद पानी नहीं ले सकते थे। कोई चपरासी अगर मेहरबानी करके ऊपर से पानी उनके अंजलि में डाल दे, तो ही उनकी प्यास बुझ सकती थी। जिस दिन चपरासी नहीं आता, उस दिन छोटे भीमराव को बिना पानी के ही पूरा दिन गुजारना होता था। ये सिर्फ पानी की प्यास नहीं थी, ये सम्मान की प्यास थी, बराबरी की प्यास थी, जो उनके अंदर दिन ब दिन अधिक होती जा रही थी। ये वो जख्म थे जो बाहर से नहीं दिखते थे, लेकिन आत्मा को छलनी कर रहे थे। ऐसी ही एक घटना ने उनके मन पर एक अमिट छाप छोड़ी। एक बार उन्हें अपने पिता से मिलने के लिए अपने भाइयों के साथ गोरेगांव जाना था। उनके पिता ने स्टेशन पर पैसे भिजवा दिए थे, लेकिन वो खुद नहीं आ पाए थे। स्टेशन मास्टर को जब उनकी जाति का पता चला, तो उसका व्यवहार एकदम परिवर्तित हो गया। कोई भी बैल वाहन वाला उन्हें अपने वाहन में बिठाने को तैयार नहीं था। बहुत मान मनौवल के बाद एक वाहन वाला इस शर्त पर तैयार हुआ कि वो किराया 2 गुना लेगा और वाहन भी भीमराव और उनके भाई खुद चलाएंगे। वाहन साथ में पैदल चलेगा। इस सफर में भी उन्हें कहीं पीने को पानी तक नहीं मिला। लोगों ने उन्हें कुएं से पानी निकालने से मना कर दिया, क्योंकि उनके छूने से पानी अपवित्र हो जाता। इस घटना ने बालक भीमराव को अंदर तक झकझोर दिया। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि यह समस्या कितनी गहरी और क्रूर है। ये सिर्फ स्कूल या गांव तक सीमित नहीं थी, ये हर जगह थी।
उस दिन उस छोटे से बच्चे ने शायद अनजाने में ही सही, लेकिन यह तय कर लिया था कि वो इस अन्याय के खिलाफ मुकाबला करेगा। उसे अभी रास्ता नहीं पता था, लेकिन मंजिल की एक धुंधली सी तस्वीर उसके मन में बनने लगी थी। इन अपमान और कठिनाइयों के बीच एक चीज थी जो भीमराव का सहारा बनी, वो थी किताबें। उनके पिता ने उन्हें अध्ययन करने की ऐसी लगन लगाई कि किताबें ही उनकी दोस्त बन गईं। वो घंटों तक अध्ययन करते रहते। उनके एक शिक्षक कृष्णाजी केशव अंबेडकर, जो एक ब्राह्मण थे, वो भीमराव से विशेष स्नेह रखते थे। उन्होंने भीमराव की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें आगे जाने के लिए प्रोत्साहित किया। वो अक्सर उन्हें अपने घर से खाना खिलाते। उन्होंने ही भीमराव के कहने पर स्कूल रिकॉर्ड्स में उनका उपनाम अंबाड़वेकर से परिवर्तित कर अपना उपनाम अंबेडकर कर दिया। ये एक छोटी सी घटना थी, लेकिन ये दिखाती है कि उस घोर अंधेरे में भी इंसानियत की कुछ रोशन किरणें मौजूद थीं। बाबा साहेब ने अपनी शुरुआती शिक्षा सतारा में पूरी की। बाद में उनका परिवार मुंबई चला आया। यहां उन्होंने एल्फिंस्टन हाई स्कूल में दाखिला लिया। ये उनके जीवन का एक नया चरण था। यहाँ का माहौल कुछ बेहतर था, लेकिन जाति का दंश यहां भी उनका पीछा नहीं त्याग रहा था। इन सब के बावजूद उन्होंने अपनी शिक्षा पर पूरा ध्यान लगाया और 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। उस समय उनके समुदाय के किसी व्यक्ति के लिए ये एक असाधारण उपलब्धि थी। इस सफलता पर उनके समुदाय में एक विशाल जश्न मनाया गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। भीमराव की ज्ञान की प्यास अभी बुझी नहीं थी, बल्कि और अधिक हो गई थी। वो जानते थे कि असली मुकाबला तो अब शुरू होना है। मैट्रिक पास करने के बाद आगे की शिक्षा के लिए पैसों की जरूरत थी। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि शायद उनका सफर यहीं रुक जाएगा। वो एक ऐसे चौराहे पर उपस्थित थे जहां से आगे का रास्ता बेहद धुंधला था। एक तरफ सामाजिक बहिष्कार का अंधेरा था, तो दूसरी तरफ आर्थिक तंगी की दीवार। ऐसे में वो क्या करते? कहां से उन्हें मदद मिलती? क्या उनकी ज्ञान की यात्रा यहीं समाप्त हो जाती, या कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति उनकी मदद के लिए आगे आता जो उनकी प्रतिभा को पहचान कर उन्हें एक ऐसा मौका देता जिससे वो न सिर्फ अपनी बल्कि करोड़ों लोगों की तकदीर परिवर्तित कर सकते थे? ये सवाल उनके भविष्य की नींव रखने वाले थे। जिस समाज ने उन्हें हर कदम पर पीछे धकेला, क्या उसी समाज से कोई उनकी मदद के लिए आगे आएगा, या उन्हें अपना रास्ता खुद ही बनाना होगा? इन सवालों का जवाब ही उनके जीवन के अगले अध्याय की कहानी कहता है। कैसे एक अछूत माना जाने वाला व्यक्ति दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों तक पहुंचा, ये जानना किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? किसने उस चिंगारी को पहचाना और उसे एक मशाल बनने का अवसर दिया? इसका जवाब छिपा है बड़ौदा के एक महाराजा के फैसले में। एक ऐसा फैसला जिसने भारत के इतिहास की धारा को ही परिवर्तित कर दिया। अध्याय नंबर 2, ज्ञान की अतृप्त प्यास, जब शिक्षा ही सबसे मुख्य हथियार बन गई। पिछली बार हमने जाना कि कैसे बालक भीमराव ने सामाजिक अपमान और कठिनाइयों के बावजूद अपनी शुरुआती शिक्षा पूरी की। लेकिन असली सवाल यह था कि आगे क्या? उच्च शिक्षा का खर्च कौन उठाएगा? यहीं पर कहानी में एक ऐसे शख्स का प्रवेश होता है जिन्होंने बाबा साहेब के जीवन को एक नई दिशा दी। वो थे बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय। महाराजा गायकवाड़ एक प्रगतिशील और दूरदर्शी शासक थे। वो शिक्षा के महत्व को समझते थे और प्रतिभाशाली छात्रों की मदद करने के लिए जाने जाते थे। किसी शुभ चिंतक के जरिए भीमराव अंबेडकर की कहानी उन तक पहुंची। महाराजा ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें आगे की शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप देने का फैसला किया। यह भीमराव के जीवन का एक निर्णायक चरण था। यह सिर्फ आर्थिक मदद नहीं थी, ये एक तरह की मान्यता थी कि उनकी काबिलियत किसी भी जाति या सामाजिक बंधन से कहीं अधिक है। इस स्कॉलरशिप की मदद से भीमराव ने 1912 में मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में अपनी स्नातक की डिग्री पूरी की। अब उनके पंखों को और ऊंची उड़ान भरनी थी। महाराजा गायकवाड़ ने उन्हें अमेरिका में आगे की शिक्षा के लिए चुना। यह वो अवसर था जिसका भीमराव को इंतजार था। 1913 में 22 साल की उम्र में भीमराव अंबेडकर न्यूयॉर्क शहर पहुंचे और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। ये उनके लिए एक पूरी तरह से नई दुनिया थी। भारत में जहां उन्हें कदम कदम पर अपनी जाति की वजह से अपमान झेलना होता था, वहीं अमेरिका में पहली बार उन्होंने स्वतंत्रता और समानता का अनुभव किया। वहां कोई उनसे ये नहीं पूछता था कि वो किस जाति के हैं। वो पुस्तकालय में घंटों बैठ सकते थे,
किसी भी होटल में खाना खा सकते थे, किसी के भी साथ उठ बैठ सकते थे। ये आजादी उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। उन्होंने इस अवसर का भरपूर फायदा उठाया। वो दिन में 18-18 घंटे अध्ययन करते। अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र, राजनीति विज्ञान, उन्होंने ज्ञान के हर क्षेत्र में खुद को डुबो दिया। उनके प्रोफेसर उनकी लगन और बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ही उन्होंने अपना शोध पत्र प्राचीन भारतीय वाणिज्य लिखा और 1915 में अर्थशास्त्र में अपनी मास्टर डिग्री हासिल की। उनकी ज्ञान की प्यास अभी भी शांत नहीं हुई थी। उन्होंने अपने दूसरे शोध पत्र भारत का राष्ट्रीय लाभांश, एक ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन पर काम करना शुरू किया। इसी शोध के लिए बाद में उन्हें डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी यानी पीएचडी की उपाधि मिली। कोलंबिया में रहते हुए उन्होंने दुनिया के महान विचारकों को सीखा। जॉन डेवी, जो उनके प्रोफेसर भी थे, उनके विचारों का बाबा साहेब पर गहरा प्रभाव हुआ। डेवी लोकतंत्र और समानता के प्रबल समर्थक थे। बाबा साहेब ने फ्रांसीसी क्रांति के 3 नारों स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया। उन्होंने महसूस किया कि भारत की सामाजिक समस्याओं का समाधान सिर्फ राजनीतिक आजादी से नहीं होगा, बल्कि इसके लिए एक सामाजिक क्रांति की जरूरत है और उस क्रांति का हथियार सिर्फ और सिर्फ शिक्षा हो सकती है। वो समझ गए थे कि जब तक समाज के सबसे निचले तबके के लोग शिक्षित नहीं होंगे, तब तक वो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं कर सकते। कोलंबिया में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वो 1916 में लंदन चले गए। वहां उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया और साथ ही ग्रेज इन में कानून की शिक्षा के लिए भी पंजीकरण कराया। उनका लक्ष्य अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट और साथ ही बैरिस्टर बनना था, लेकिन उनकी ये शिक्षा बीच में ही रुक गई। बड़ौदा से उनकी स्कॉलरशिप की अवधि समाप्त हो गई और उन्हें भारत वापस लौटना आवश्यक हो गया। उन्हें बड़ौदा रियासत के साथ हुए अनुबंध के अनुसार महाराजा की सेवा में काम करना था। वो ज्ञान के इस महासागर से अभी और मोती चुनना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें वापस खींच लिया। वो लंदन से कुछ किताबें अपने साथ लाए थे, जिन्हें उन्होंने जहाज से भारत भिजवाया। दुर्भाग्य से जिस जहाज में उनकी किताबें थीं, उसे एक जर्मन पनडुब्बी ने डुबो दिया। ये उनके लिए एक गहरा आघात था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो जानते थे कि उन्हें अपनी अधूरी शिक्षा पूरी करने के लिए वापस लंदन जाना ही है। तो अब सवाल यह था कि भारत लौटने पर उनका स्वागत कैसे हुआ? क्या दुनिया के सबसे अच्छे विश्वविद्यालयों से मिली डिग्रियां उनकी जाति की पहचान को मिटा पाईं? उन्हें बड़ौदा रियासत में एक अहम पद मिला, महाराजा के सैन्य सचिव का। ये एक बहुत सम्मानित पद था। उन्हें लगा कि शायद अब सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा। शायद अब लोग उनकी जाति को नहीं, उनकी काबिलियत को देखेंगे। लेकिन उनका यह भ्रम बहुत जल्दी समाप्त हो गया। जो अपमान, जो तिरस्कार उन्होंने बचपन में सहा था, वो और भी भयानक रूप में उनके सामने आकर उपस्थित हो गया। एक उच्च शिक्षित, विदेश से अध्ययन कर आए अधिकारी होने के बावजूद उन्हें बड़ौदा में रहने के लिए कोई घर देने को तैयार नहीं था। उनके अपने ही ऑफिस में चपरासी उन्हें फाइलें फेंक कर देते थे, इस भय से कि कहीं उन्हें छू न लें। उन्हें पीने के लिए पानी तक नहीं दिया जाता था। ये उनके लिए एक असहनीय पीड़ा थी। वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि जिस ज्ञान को हासिल करने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया, वो ज्ञान भी समाज की इस घृणित मानसिकता को क्यों नहीं परिवर्तित कर पा रहा है। क्या उनकी सारी मेहनत बेकार चली गई? एक तरफ दुनिया की सबसे अच्छी डिग्रियां थीं और दूसरी तरफ एक ऐसा समाज जो उन्हें इंसान समझने को भी तैयार नहीं था। इस कड़वे सच का सामना करने के बाद बाबा साहेब ने क्या किया? क्या वो इस व्यवस्था के आगे झुक गए या उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जिसने पूरे देश में भूचाल ला दिया? इसका जवाब हमें उनके जीवन के अगले अध्याय में मिलेगा, जब वो अपमान की इस आग में तपकर एक नेता के रूप में उभरते हैं। अध्याय नंबर 3, स्वदेश वापसी और कड़वा सच। डिग्रियां तो थीं, पर सम्मान कहां था? जैसा कि हमने पिछले अध्याय के अंत में देखा था, बाबा साहेब अंबेडकर दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से डिग्रियां लेकर भारत लौटे थे। उनकी आंखों में एक सपना था, एक उम्मीद थी कि अब शिक्षा उनकी जाति की जंजीरों को काट देगी। बड़ौदा के महाराजा ने उन्हें अपने सैन्य सचिव के रूप में नियुक्त किया था, जो एक बहुत अहम और जिम्मेदार पद था। किसी भी आम इंसान के लिए यह एक सपने के सच होने जैसा होता, लेकिन बाबा साहेब के लिए यह एक नए और ज्यादा दर्दनाक इम्तिहान की शुरुआत थी। उन्हें लगा था कि कोलंबिया और लंदन की हवाओं ने
उनके व्यक्तित्व में जो आत्मविश्वास भरा है उसे भारत में सम्मान मिलेगा, लेकिन वो गलत थे। जाति का राक्षस उनके स्वागत के लिए बड़ौदा में पहले से ही उपस्थित था। नौकरी तो मिल गई, लेकिन रहने के लिए सिर पर छत नहीं मिली। कोई भी हिंदू होटल या मकान मालिक उन्हें एक अछूत को कमरा देने के लिए तैयार नहीं था। मजबूर होकर उन्हें अपनी पहचान छिपानी आवश्यक हो गई। उन्होंने एक पारसी सराय में एक पारसी नाम बताकर कमरा लिया, लेकिन यह झूठ ज्यादा दिन नहीं टिक सका। कुछ ही दिनों में सराय के लोगों को उनकी असली जाति का पता चल गया और फिर एक दिन कुछ पारसी लोग लाठियां और हथियार लेकर उनके दरवाजे पर आ धमके। उन्होंने बाबा साहेब को गालियां दी, धमकाया और तुरंत सराय खाली करने को कहा। सोचकर देखिए उस इंसान की मानसिक स्थिति का, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अपने प्रोफेसरों का चहेता था, जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अपनी बुद्धिमत्ता का लोहा मनवा चुका था। आज उसे अपने ही देश में एक सम्मानित पद पर होते हुए भी रहने के लिए एक कमरे से निकाला जा रहा था, सिर्फ और सिर्फ उसकी जाति की वजह से। उस दिन वो बड़ौदा के मार्गों पर अकेले और असहाय उपस्थित थे। उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। वो एक पार्क में एक बेंच पर बैठकर फूट फूट कर रोए। ये आंसू सिर्फ उनकी बेबसी के नहीं थे, ये उस हजारों साल पुरानी सामाजिक व्यवस्था पर थे जो इंसान को इंसान नहीं समझती थी। उनके ऑफिस का हाल इससे भी बुरा था। वो इतने अहम अधिकारी थे, लेकिन उनके अधीन काम करने वाले कर्मचारी भी उनसे दूरी बनाकर रखते थे। चपरासी उन्हें फाइलें मेज पर फेंक कर देते थे, इस भय से कि कहीं छूने से अपवित्र न हो जाए। ऑफिस में उन्हें कोई पानी तक नहीं पूछता था। जो अपमान उन्होंने बचपन में सहा था, वो अपमान अब और भी ज्यादा चुभ रहा था, क्योंकि अब वो एक असहाय बच्चे नहीं, बल्कि एक योग्य और काबिल अधिकारी थे। उन्होंने महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ से भी इस बारे में बात की, लेकिन महाराजा भी सामाजिक दबाव के आगे असहाय थे। कुछ ही हफ्तों में बाबा साहेब को यह एहसास हो गया कि वो यहां काम नहीं कर पाएंगे। जिस नौकरी के लिए उन्होंने अपनी शिक्षा बीच में त्यागी थी, उसी नौकरी को उन्होंने इस असहनीय अपमान के कारण त्याग दिया। उन्होंने बड़ौदा त्याग दिया और मुंबई वापस आ गए। ये उनके जीवन का एक और चरण था। उन्होंने तय कर लिया था कि वो किसी की नौकरी नहीं करेंगे, वो अपना रास्ता खुद बनाएंगे। मुंबई आकर उन्होंने कुछ समय तक अलग अलग काम किए। उन्होंने एक स्टॉक ब्रोकर के रूप में भी काम करने की कोशिश की, लेकिन यहां भी जब लोगों को उनकी जाति का पता चला तो उनका काम ठप हो गया। उन्होंने एक कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में भी सिखाया। यहां छात्रों के बीच वो बहुत लोकप्रिय थे, लेकिन दूसरे प्रोफेसरों का व्यवहार उनके प्रति अच्छा नहीं था। वो हर जगह उसी जातिगत भेदभाव की दीवार से टकरा रहे थे। इन अनुभवों ने उन्हें और भी ज्यादा मजबूत बना दिया। उन्होंने समझ लिया था कि यह मुकाबला व्यक्तिगत नहीं है, यह पूरे समाज का मुकाबला है। यह सिर्फ उनकी अपनी पीड़ा नहीं है, यह करोड़ों दलितों और शोषितों की पीड़ा है, जिनकी कोई आवाज नहीं है। उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी अधूरी शिक्षा पूरी करेंगे और फिर अपना पूरा जीवन इन करोड़ों बेजुबानों की आवाज बनने में लगा देंगे। अपनी पत्नी रमाबाई की मदद और अपनी कुछ कुछ बचत के सहारे वो 1920 में एक बार फिर लंदन पहुंचे। इस बार उनकी लगन और भी ज्यादा थी। उन्होंने दिन रात एक करके लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपनी शिक्षा पूरी की और 1923 में उन्हें द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन नामक शोध के लिए डॉक्टर ऑफ साइंस की प्रतिष्ठित उपाधि मिली। इसी दौरान उन्होंने जर्मनी की बोन यूनिवर्सिटी में भी कुछ समय के लिए अर्थशास्त्र का अध्ययन किया और अंततः उन्होंने ग्रेज इन से अपनी कानून की शिक्षा भी पूरी की और बैरिस्टर एटलो की उपाधि प्राप्त की। अब वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बैरिस्टर एटलो थे। उनके नाम के आगे दुनिया की सबसे प्रमुख डिग्रियां थीं। वो ज्ञान के उस शिखर पर पहुंच चुके थे जहां पहुंचना किसी के लिए भी एक सपना होता है। लेकिन अब सवाल यह था कि वो इस ज्ञान का उपयोग कैसे करेंगे। क्या वो एक सफल वकील बनकर आराम की जिंदगी जिएंगे या फिर उस वादे को पूरा करेंगे जो उन्होंने खुद से किया था। उस अपमान के घूंट ने उनके अंदर जो आग जलाई थी, क्या वो अब एक ज्वालामुखी बनकर फटेगी। लंदन से एक बैरिस्टर बनकर लौटने के बाद बाबा साहेब ने अपने मुकाबले का आगाज कैसे किया। उन्होंने सबसे पहला कदम कौन सा उठाया जिसने दलित चेतना के इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया। इसका जवाब हमें मिलेगा अगले अध्याय में, जब वो एक पत्रकार और एक जन आंदोलनकारी के रूप में अपना पहला अहम कदम उठाते हैं। अध्याय नंबर 4, मूक नायक की बुलंद आवाज। जब पानी पर हक की मुहिम ने पूरे देश को हिला दिया, डिग्रियों और ज्ञान से लैस होकर जब डॉक्टर अंबेडकर भारत लौटे
तो वो पुराने भीमराव नहीं थे। अपमान की आग ने उन्हें कुंदन बना दिया था। उन्होंने देख लिया था कि सिर्फ व्यक्तिगत सफलता से कुछ नहीं होगा, मुकाबला पूरे समाज का है और इसे समाज के बीच रहकर ही करना होगा। उन्होंने अपनी वकालत शुरू की, लेकिन उनका असली लक्ष्य कुछ और था। वो जानते थे कि सदियों से दबे कुचले और शोषित समाज को अगर जगाना है तो सबसे पहले उन्हें उनकी अपनी आवाज देनी होगी। उन्हें यह एहसास दिलाना होगा कि वो भी इंसान हैं और उनके भी अधिकार हैं। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन का आगाज किया। उनका पहला और सबसे शक्तिशाली हथियार बना पत्रकारिता। उन्होंने 1920 में ही, जब वो अपनी शिक्षा के लिए लंदन जाने की तैयारी कर रहे थे, कोल्हापुर के महाराजा शाहू महाराज की मदद से मूक नायक नाम का एक पाक्षिक अखबार शुरू किया था। इसका नाम ही इसकी कहानी कहता है, मूक नायक यानी गूंगों का नेता। ये उन करोड़ों लोगों का अखबार था जिनकी आवाज सदियों से दबा दी गई थी। इस अखबार के जरिए बाबा साहेब ने दलितों पर हो रहे अत्याचारों, सामाजिक कुरीतियों और उनके अधिकारों के बारे में लिखना शुरू किया। उनकी भाषा सीधी, सरल और असरदार थी। वो तर्क और तथ्यों के साथ अपनी बात रखते थे। उन्होंने लोगों को समझाया कि उनकी इस दयनीय स्थिति का कारण उनके कर्म नहीं, बल्कि ये अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था है। मूक नायक ने दलित समाज में एक नई चेतना की लहर पैदा कर दी। लोग पहली बार अपने दुखों और अपनी समस्याओं के बारे में जानकारी ले रहे थे। उन्हें लग रहा था कि कोई है जो उनकी बात कर रहा है, जो उनके लिए संघर्ष कर रहा है। हालांकि आर्थिक तंगी के कारण मूक नायक कुछ समय बाद बंद हो गया, लेकिन इसने वो चिंगारी जला दी थी जिसे अब बुझाया नहीं जा सकता था। इसके बाद भी बाबा साहेब ने बहिष्कृत भारत, समता और जनता जैसे कई और पत्र पत्रिकाएं निकाली और अपनी आवाज को बुलंद करते रहे। उन्होंने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा नाम की एक संस्था की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य था दलित समाज में शिक्षा का प्रसार करना, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना और उनके सामने आ रही समस्याओं को सरकार और समाज के सामने रखना। इसका नारा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये 3 शब्द आज भी दलित आंदोलन का मूल मंत्र हैं। बाबा साहेब अब सिर्फ लेख नहीं लिख रहे थे, वो जमीन पर उतरकर संघर्ष करने के लिए तैयार थे। और इस संघर्ष का सबसे अहम प्रतीक बना महाड़ सत्याग्रह। महाड़ महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में एक छोटा सा कस्बा है। यहाँ एक सार्वजनिक तालाब था जिसका नाम था चवदार तालाब। कहने को तो यह सार्वजनिक था, लेकिन दलितों को इस तालाब से पानी लेने की मनाही थी। जबकि बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल ने 1923 में ही एक प्रस्ताव पास कर दिया था कि सभी सार्वजनिक स्थानों का उपयोग हर कोई कर सकता है, लेकिन कागज पर बने कानून और जमीनी हकीकत में बहुत फर्क था। बाबा साहेब ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया। उन्होंने 20 मार्च 1927 को महाड़ में एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया। हजारों की संख्या में दलित स्त्री पुरुष वहां इकट्ठा हुए। बाबा साहेब ने अपने भाषण में लोगों में जोश भर दिया। उन्होंने कहा, हम यहां सिर्फ तालाब का पानी पीने नहीं आए हैं, हम यहां ये साबित करने आए हैं कि हम भी इंसान हैं। भाषण के बाद बाबा साहेब हजारों लोगों के जुलूस का नेतृत्व करते हुए चवदार तालाब की ओर आगे गए। वो आगे गए और उन्होंने तालाब से पानी पीकर सदियों पुरानी उस रूढ़िवादी परंपरा को समाप्त कर दिया। उनके पीछे पीछे हजारों लोगों ने उस तालाब का पानी पिया। ये सिर्फ पानी पीने की घटना नहीं थी, ये मानवाधिकारों की घोषणा थी। ये दलितों के आत्मसम्मान के मुकाबले का शंखनाद था। इस घटना से पूरे इलाके के सवर्णों में हरकंप मच गया। उन्हें लगा कि उनका धर्म भ्रष्ट हो गया है। उन्होंने सत्याग्रहियों पर हमला कर दिया। कई लोग घायल हुए। बाद में उन्होंने गाय के गोबर और गोमूत्र से तालाब का शुद्धिकरण भी किया। इस प्रतिक्रिया ने बाबा साहेब को और भी ज्यादा दृढ़ बना दिया। उन्होंने उसी साल दिसंबर में फिर से महाड़ में एक सत्याग्रह करने का ऐलान किया। इस बार उनका इरादा मनुस्मृति को जलाने का था, वो ग्रंथ जिसे वो इस पूरी असमानता और भेदभावपूर्ण व्यवस्था का प्रतीक मानते थे। 25 दिसंबर 1927 को हजारों लोगों की मौजूदगी में उन्होंने सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति का दहन किया। ये एक क्रांतिकारी कदम था। उन्होंने सीधे सीधे उस वैचारिक आधार पर हमला किया था जिस पर यह पूरी जाति व्यवस्था टिकी हुई थी। महाड़ सत्याग्रह ने बाबा साहेब अम्बेडकर को दलितों के एक निर्विवाद नेता के रूप में स्थापित कर दिया। उन्होंने दिखा दिया था कि वो सिर्फ एक विद्वान या वकील नहीं, बल्कि एक जुझारू योद्धा भी हैं जो अपने लोगों के हक के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।
उन्होंने दलित समाज को एक नई पहचान दी, एक नया आत्मविश्वास दिया। उन्होंने उन्हें सिखाया कि अपने हकों के लिए मुकाबला करना होता है, वो भीख में नहीं मिलते। लेकिन यह मुकाबला अभी बहुत लंबा था। महाड तो बस एक झांकी थी। असली वैचारिक और राजनीतिक मुकाबला तो अभी बाकी था, और यह मुकाबला उन्हें लंदन की गोलमेज परिषदों तक ले गया, जहां उनकी टक्कर उस समय के सबसे अहम भारतीय नेता महात्मा गांधी से होने वाली थी। क्यों और किन मुद्दों पर बाबा साहेब और गांधी जी के बीच गहरे मतभेद पैदा हुए? क्या था वो पूना पैक्ट जिसने बाबा साहेब को एक दर्दनाक समझौता करने पर मजबूर कर दिया? इसका जवाब हमें मिलेगा अगले अध्याय में, जब भारत के दो महापुरुष अपने अपने लोगों के भविष्य के लिए आमने सामने आते हैं। अध्याय नंबर 5, अधिकारों के शिल्पकार। जब दो महापुरुषों की सोच आमने सामने आई, महाड सत्याग्रह ने बाबा साहेब अंबेडकर को राष्ट्रीय पटल पर एक ऐसी आवाज के रूप में स्थापित कर दिया था जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। ब्रिटिश सरकार भी भारत में संवैधानिक सुधारों की प्रक्रिया शुरू कर रही थी, और वो समाज के हर वर्ग को इस प्रक्रिया में शामिल करना चाहती थी। इसी सिलसिले में लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के भविष्य पर चर्चा करने के लिए विभिन्न भारतीय नेताओं और प्रतिनिधियों को बुलाया गया। बाबा साहेब को इन सम्मेलनों में दलितों, या जैसा कि तब कहा जाता था, डिप्रेस्ड क्लासेस के प्रतिनिधि के रूप में आमंत्रित किया गया। ये उनके लिए एक बहुत अहम अवसर था। अब वो अपने मुकाबले को भारत की गलियों से उठाकर सीधे ब्रिटिश साम्राज्य के केंद्र में ले जा सकते थे। उन्होंने इन सम्मेलनों के लिए जबरदस्त तैयारी की। उन्होंने एंकरों, तथ्यों और तर्कों के साथ एक मजबूत केस तैयार किया कि क्यों दलितों को सिर्फ सहानुभूति नहीं, बल्कि ठोस राजनीतिक अधिकार चाहिए। पहली गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुई। यहां बाबा साहेब ने अपनी बात को इतने जोरदार और तार्किक ढंग से रखा कि सब उनसे प्रभावित हुए। उन्होंने साफ साफ कहा कि दलितों की समस्या सिर्फ एक सामाजिक समस्या नहीं है, ये एक राजनीतिक समस्या है। उन्होंने कहा कि दलितों को स्वराज से भी ज्यादा अपने सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों की चिंता है। उन्होंने ब्रिटिश सरकार और भारतीय नेताओं के सामने यह मांग रखी कि भविष्य के किसी भी संविधान में दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र, यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की व्यवस्था होनी चाहिए। इसका मतलब था कि कुछ सीटें दलितों के लिए आरक्षित होंगी, और उन सीटों पर सिर्फ दलित उम्मीदवार ही चुनाव में हिस्सा लेंगे, और सिर्फ दलित वोटर ही उन्हें वोट देंगे। बाबा साहेब का तर्क था कि संयुक्त निर्वाचन प्रणाली में, जहां सभी जातियां मिलकर वोट करती हैं, कोई भी दलित उम्मीदवार सवर्णों के वोट के बिना नहीं जीत सकता। ऐसे में जो दलित नेता जीत कर आएगा, वो सवर्णों का अनुयायी बनकर रहेगा और अपने समाज के हक की बात कभी नहीं कर पाएगा। इसलिए अपने असली प्रतिनिधि चुनने के लिए दलितों को अलग निर्वाचन का अधिकार मिलना ही चाहिए। उनकी इस मांग ने भारतीय राजनीति में, खासकर कांग्रेस के भीतर, एक तूफान उत्पन्न कर दिया। महात्मा गांधी दूसरी गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। गांधी जी बाबा साहेब की इस मांग के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि अलग निर्वाचन क्षेत्र हिंदू समाज को हमेशा के लिए विभाजित कर देगा। वो मानते थे कि छुआछूत हिंदू धर्म का एक कलंक है, और इसे हिंदू समाज को खुद ही सुधारना होगा। दलितों को अलग राजनीतिक पहचान देने से ये विभाजन स्थायी हो जाएगा। यहां पर दो महापुरुषों की सोच का टकराव साफ दिखाई देता है। बाबा साहेब का अनुभव कहता था कि जिस हिंदू समाज ने हजारों सालों तक दलितों को इंसान तक नहीं समझा, उस पर यह भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो रातों रात सुधर जाएगा। उन्हें लगता था कि बिना राजनीतिक शक्ति के दलित